हेलो स्टूडेंट्स, CPP 1, CPP 2 और CPP 3 ये आपको मिल चुके हैं और CPP तो आपको डेली ही मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 4 में आज अपने को सीखना है टाइप 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 सवाल सीखेंगे हम, 2 सवाल से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन के ही थ्रू सिखाता हूं। जैसे सबसे पहला ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे, 26.8 ग्राम ऑफ Na2SO4 डॉट NH2O कंटेन्स 12.6 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। आपने सुना होगा कई जगहों पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, इसका फॉर्मूला क्या होता है CuSO4 डॉट 5H2O। अब आपसे अगर कोई फॉर्मूला बोले कि CuSO4 डॉट XH2O है और उसका डेटा दे दिया जाए, आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो ऐसा सवाल नीट में भी आ सकता है, ऐसा सवाल जेईई मेन में भी आ सकता है, क्योंकि अब तो जेईई मेन में इंटीजर भी आने लगे हैं। तो इंटीजर में जरूर किसी ना किसी की ये नजर जल्द ही पड़ेगी और किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक लाइन का सवाल होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, एक लाइन लिखनी है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। देखिए, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4 डॉट NH2O का बना है, जिसमें 12.6 ग्राम वाटर है। तो जरा सोचिए कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, जरा इस पर गौर करते हैं। तो Na2SO4 प्लस NH2O गिव्स अप Na2SO4 डॉट NH2O, ऐसा ही कुछ बना होगा। ये रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में रिएक्शन ये बैलेंस भी है, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब 26.8 ग्राम तो हमारे पास ये है, जिसमें 12.6 ग्राम क्या है, वाटर। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से इसका मास बता सकते हो। तो अगर 26.8 में से 12.6 लेस कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 14.2 ग्राम। 14.2 ही आएगा ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 14.2 ग्राम। ओके, मास तो मुझे मिल गया। अब देखिए होगा क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे रिएक्टेंट की बात करो या प्रोडक्ट की, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमेशा सेम होंगे। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 1, इसका है n और इसका है 1, यानी 1:n:1 है। तो चलिए मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो मोल्स ऑफ Na2SO4, जरा एक बार कंसेप्ट लिख लेते हैं, अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, n, और यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 1, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2SO4 डॉट NH2O अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। यहां पर भी क्या आ रहा है, 1। इनमें से आप किसी भी 2 को ले लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात यह आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन से 2 उठाए जाएं। हम इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हीरो नहीं बनना है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, वहां आपको मोलर मास और बड़ा ढूंढना पड़ेगा। आप सिंपल सा ये एनहाइड्रस सॉल्ट और वाटर दोनों के मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को बराबर कर दीजिए। सॉरी, तो ये 14.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, सोडियम का होता है 23, तो 23 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 46। 46 प्लस 32, 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना बन गया ये आपका, 142। तो ये तो कैंसिल भी होता दिख रहा है, 142। तो ये मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1।
इज इक्वल टू, ये आ गया 12.6 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट n, यानी ये 1/10 हो गया और इज इक्वल टू 12.6 डिवाइडेड बाय 18n। यहां से n निकाल लीजिए, ये n की वैल्यू 7 आ रही होगी, चेक कर लीजिए, ये अपना आंसर होगा। क्लियर हुआ? जल्दी से देखिए क्वेश्चन को और बताइए मुझे, यहां तक कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? n की वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार, 7 आ रही है क्या? आपका आंसर 7 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? n की वैल्यू 7 आ रही होगी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, a hydrated salt of Na2CO3.XH2O undergoes 63% loss in mass on heating and become anhydrous. The value of X is, चलिए बताइए, अब आप लोग सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे बताइए मुझे, इस सवाल को कैसे करेंगे आप सॉल्व? कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, जल्दी बताइए। हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3.XH2O हीट किया, 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम एनहाइड्रस, यानी ये 63% क्या है? वाटर, क्योंकि किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करेंगे और अगर लॉस हो रहा है तो वो वाटर की वजह से ही लॉस हो रहा होगा। एंड बिकम एनहाइड्रस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो रिएक्शन लिख लेते हैं, Na2CO3 डॉट XH2O, Na2CO3 डॉट XH2O। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये आ जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट Na2CO3 और साथ में आ जाएगा XH2O। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी आपको बताया। अब परसेंटेज लिखा हुआ है तो आप इसको 100 ग्राम मान लीजिए। अगर ये 100 ग्राम इसको हीट किया तो 63 ग्राम का लॉस हो गया, तो बताइए ये कितना बचा? 100 माइनस 63 कितना आ गया? 37 ही आ जाएगा ना? हाँ, 70 और 30 100, ओके, तो ये 37 ग्राम। अब क्या करना है आप जानते ही हो, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बराबर कर देना है और उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो 37, इन दोनों को बराबर कर दें, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो पहले मोल निकालिए, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो गया 46 प्लस 12, 46 प्लस 12 प्लस 48, ओके, 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, अब वाटर पे आ जाते हैं तो 63 डिवाइडेड बाय 18 n डायरेक्ट लिख दूं मैं या आप ऐसे लिख लो? n क्या, x लिखते हैं ना, n क्यों लिखेंगे, x लिखेंगे, अब की बार x पूछा गया है तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आ रहा है बताओ जल्दी से? 10 आ रहा होगा, चेक करो, अप्रॉक्स 10 आ रहा होगा, ये अपना आंसर। देख लीजिए जल्दी से, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जल्दी से बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना है? सभी का आंसर मैच हो रहा है या नहीं? सबका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बार जल्दी से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसटीपी एनटीपी के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया भी था एसटीपी और एनटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार को कहते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे 1 atm होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर पे 1 बार होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर दोनों सेम ही रखे हैं, 273 केल्विन। चलिए समझते हैं एसटीपी एनटीपी। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 होगा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.7 लीटर at 1 atm pressure 273 Kelvin temperature the volume of ideal gas is 22.4 लीटर। एक सवाल पूछता हूं आपसे, ओके, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है,
सिर्फ सवाल सुनना है और जल्द से जल्द रिप्लाई करना है। क्वेश्चन सुनना है और जल्द से जल्द रिप्लाई करना है। ओके, जल्द से जल्द रिप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल बोल रहा हूं और देखता हूं मैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं मुझे। मेरे पास 18 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 18 ग्राम पानी है। 1 एटीएम 273 केल्विन, या इसको भी हटाते हैं। मेरे पास 18 ग्राम पानी है, एसटीपी पे उसका वॉल्यूम क्या होगा? 18 ग्राम पानी का एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा? जल्दी से बताइए। 18 ग्राम वाटर, एसटीपी पे उसका वॉल्यूम क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए बताइए कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है, देखता हूं। 22.7 लीटर या 22.4 लीटर? कौन सा सही आंसर है? 22.7 लीटर या 22.4 लीटर? मैं सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके पास 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा? चलिए क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा ये सब छोड़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा और कैसे होगा, और ये आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मेरी। इस बॉटल में आपको पानी दिख रहा है, ये 18 ग्राम पानी से ज्यादा है, यानी इतना पानी कर लेते हैं और कम कर लेते हैं, है ना? तो 18 ग्राम पानी, इसका वॉल्यूम आप मेरे को 1 बार प्रेशर, जो कि 1 एटीएम के राउंड ऑफ में ही है, और 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप बता रहे हो, 1 बार प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे, कि इसका वॉल्यूम, सर इतना पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 22.7 लीटर। ये क्लासरूम में बाढ़ जैसी आ जाएगी। 22.7 लीटर पानी है ना, नीचे पानी ही बह रहा होगा। ऐसी बाढ़ तो नहीं आएगी, लेकिन नीचे तो पानी बह ही रहा होगा। तो क्या इतना, ये बॉटल 1 लीटर की है, इसके अंदर इतना सा सेक्शन है, और इतने सेक्शन का में 18 ग्राम पानी है, और इसका वॉल्यूम आप मेरे को क्या बता रहे हो? 22.7 लीटर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अब आप सबकी गलती क्या थी वो समझिए। मैंने आपसे पूछा 18 ग्राम पानी का एसटीपी पे वॉल्यूम, आपने झट से लगाया, मोल हो गया 1। सर ने एसटीपी तो कल ही सिखाया था और अभी बोर्ड पे भी लिखा है 22.7 लीटर। ये भेजा ही नहीं लगाया कि वाटर की बात हो रही है, और वाटर इज लिक्विड नॉट गैस, जबकि 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.7 लीटर होता तो है, लेकिन वो गैस के लिए है। वाटर जैसे लिक्विड के लिए थोड़ी ना है, ना लिक्विड के लिए ना सॉलिड के लिए। गलतियां समझ में आई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिस किसी ने भी 18 ml लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी को अगर हम 1 मान लें तो 18 ग्राम का मतलब 18 ml के ही आसपास रहेगा। ओके, समझ आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल एक बहुत ही, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, रटा होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेम्परेचर स्केल के बारे में। ओके, तो टेम्परेचर स्केल एक जरा समझते हैं। इस तरीके से केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये स्केल तैयार हो गए। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए मैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम सब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको मैं फ़ारेनहाइट में देखूं तो 32 और 212 आता है, और अगर मैं इसको केल्विन में देखूं तो 273 और 373 आता है। ओके, यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो समझिए। मैं आपको समझाना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि ये 0 से लेके 100 के बीच में कितने कॉलम होंगे। ऐसे ऐसे मार्क बने रहते हैं ना थर्मामीटर पे, तो ऐसे कितने कॉलम होंगे? ये कॉलम होंगे 100। 0 से 100 के बीच में 100 कॉलम बना सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट में अगर आप यही कॉलम्स देखें उतने ही गैप के,
तो ये आपको कॉलम ज्यादा मिलेंगे और ये कॉलम होंगे टोटल 180। जबकि अगर मैं यहां से यहां के बीच में देखूंगा तो फिर से 100 ही मिलेगा, यहां पर भी मुझे 100 ही मिलेगा। ये क्यों सिखाया अभी आपको बताता हूं, पहले रिलेशन बता देता हूं। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन निकालना है। ओके, तो मैं C और एक रेफरेंस पॉइंट जो मैंने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ले रखा है C-0, इसी तरीके से F-32 और इसी तरीके से K-273, तो ये देखिए सेम लेवल पे आ गए। सबको सेम लेवल से स्टार्ट करें और डेस्टिनेशन भी सेम लेवल पे होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहां तक पहुंचेंगे तो गैप कितना आएगा? सेल्सियस वाले में 100, फ़ारेनहाइट वाले में 180 और केल्विन वाले में भी 100। इनको बराबर कर दीजिए, रिलेशन आ जाएगा। इनको बराबर कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो ये 2 5 जा 2 9 जा 18 और ये 5, तो इसका मतलब C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये रिलेशन है। क्लियर है? इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत कोई खास जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। ये आपने रिलेशन रटा होगा, ये आपको पता भी होगा, बट समझा बहुत कम लोगों ने होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं समझा होगा, कहीं ना कहीं तो समझा ही होगा, बट ज्यादातर लोगों को ये कैसे आया ये नहीं पता होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो सुन लीजिए, जिसके लिए ये टॉपिक लाया। टेम्परेचर स्केल पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? सवाल पूछा जा रहा है अपने से कि डिग्री सेल्सियस वाले थर्मोमीटर में और फ़ारेनहाइट वाले में, फ़ारेनहाइट वाले में जो भरा हुआ फ्लूइड है, फ्लूइड सेम है, फ़ारेनहाइट वाले में जो भरा हुआ फ्लूइड है उसको कितने टाइम्स फास्ट या स्लो मूव करना होगा फॉर सेम लेवल ऑफ डिग्री सेल्सियस। यानी देखिए, फ्लूइड यहां से बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है अगर टेम्परेचर रीडिंग में, और ये भी टेम्परेचर रीडिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? तो दोनों का लेवल हर टाइम पे बराबर होना चाहिए। फ्लूइड का लेवल हर टाइम पे क्या होना चाहिए? बराबर, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, हर टाइम बराबर होना चाहिए। तो हर टाइम बराबर होने के लिए फ़ारेनहाइट वाले स्केल में भरे हुए फ्लूइड को कितने टाइम्स फास्ट या कितने टाइम्स स्लो चलना पड़ेगा ताकि वो लेवल को बराबर कर सके। सवाल समझ में आया सबको? चलिए बताइए आंसर। कितने टाइम्स फास्ट या कितने टाइम्स स्लो चलना पड़ेगा? किसी का आंसर आ रहा है? कितने टाइम फास्ट या कितने टाइम स्लो चलना पड़ेगा? स्लो नहीं चलना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कॉलम का गैप कितना है? 100 कॉलम का गैप है और यहां पर 180 कॉलम का गैप है। तो आपको बता दूं, इसको 1.8 टाइम्स फास्टर चलना पड़ेगा, 1.8 टाइम्स फास्ट मूव करना पड़ेगा, तब ये सेम लेवल बन पाएगा। फॉर सेम लेवल इन डिग्री सेल्सियस, नोट कर लीजिए जल्दी से, फॉर सेम लेवल इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अब आप जब क्वेश्चन लगाइएगा तो सोचिएगा बैठ के, ऐसी कौन सी यूनिट है जिस यूनिट पे ये और ये बराबर आएगा? ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे ये और ये दोनों बराबर आएंगे? क्या ये बराबर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं मैथमेटिकली, है ना, टेक्निकली तो नहीं कर पाएंगे आप, मैथमेटिकली अगर इनको बराबर करेंगे तो किस टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर आएंगे, ये भी सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो अगले टॉपिक पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बात कर लें।
क्योंकि हम लोग टॉपिक में अब आगे बढ़ने वाले हैं एसटीपी एनटीपी। एसटीपी एनटीपी क्या होता है आपको बता चुका हूं। टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के बारे में आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले मीजर किसने किया था? इवांजेलिस्टा टोरेसिली। ओके, इवांजेलिस्टा टोरेसिली। तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ना ये नीट में आने वाला है, ना ये जेई मेन में आने वाला है, ना एडवांस में आने वाला है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चालू किया तो मुझे भी लगा ये किसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो मैंने ढूंढा और ढूंढा तो आपके साथ शेयर किया है ये नॉलेज। ओके, तो जल्दी से इसको भी समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी। इसका आपको फायदा गैसियस स्टेट में भी देखने को मिलेगा। मरकरी बैरोमीटर अपने को समझना है। तो ये कुछ मरकरी बैरोमीटर है, आप देख सकते हैं। ये मरकरी बैरोमीटर में एक एंड क्लोज है। ओके, तो इस मरकरी बैरोमीटर में क्या हो रहा होगा, मैंने इसको पहले से, ये वाला जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, इसको कैपिलरी ट्यूब को मैंने उठा के इसमें मरकरी फिल कर रखा है, पूरा पूरा भर रखा है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और ये ऐसे है, और मैंने यहां पर अपना थंब लगा रखा है, और उसके बाद मैं इस मरकरी बैरोमीटर को लाकर ऐसे छोड़ दे रहा हूं। क्लियर हुआ? तो इसमें वेट ज्यादा होने की वजह से ये फ्लूइड नीचे की तरफ भाग रहा है। किस वजह से? वेट ज्यादा होने की वजह से। कब तक नीचे की तरफ भागेगा? जब तक सेम लेवल ना आ जाए। सेम लेवल का मतलब है सेम प्रेशर पे एक जैसे एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। ओके, तो इस तरीके का कुछ हाल है मरकरी बैरोमीटर का हमारे। अब जरा मरकरी बैरोमीटर से रिलेटेड बातें समझ लेते हैं। ये जो आपका 760 mm आ रहा है, जिसको आप 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर हाइट है इस मरकरी कॉलम की। ओके, अब ये जो 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम आ रहा है, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, ये किस वजह से आ रहा होगा? सोचिए, अगर इसको मैंने नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख रखा है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर 1 एटीएम प्रेशर, यहां पर भी क्या लग रहा होगा? 1 एटीएम प्रेशर। और जिस समय ये ट्यूब नहीं थी तो यहां पर भी क्या लग रहा था? 1 एटीएम प्रेशर। अब 1 एटीएम प्रेशर लग रहा था, उसकी जगह पर मैंने ये ट्यूब लगा दी, तो इसका मतलब ये जो हाइट आई होगी ये किसकी वजह से आई होगी? 1 एटीएम प्रेशर की वजह से। ओके, क्लियर है? अब अगर इसी मरकरी बैरोमीटर को लेकर मैं हाई एल्टीट्यूड पे चला जाऊं, पहाड़ों पे चला जाऊं, तो क्या होने वाला है? बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाना होगा, अबव द सी लेवल, हाई एल्टीट्यूड। तो क्या होगा? जैसे जैसे मैं हाइट पे ऊपर जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये हाइट ऑफ द मरकरी बैरोमीटर जो होगा, ये हाइट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, 1 एटीएम पर ये प्रेशर लग रहा था, 1 एटीएम प्रेशर पर ये हाइट आ रही थी, अचीव हो रही थी। तो अगर मैं अबव द सी लेवल जाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर इसी मरकरी बैरोमीटर को लेकर मैं बिलो द सी लेवल चला जाऊं, डेप्थ में चला जाऊं, तो नीचे जाने पर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइट ऑफ द मरकरी बैरोमीटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मे बी पॉसिबल कि आपको ये सारी बातें पता भी हो, ये सब गैसियस स्टेट में काम आएगी, इसलिए अभी से सारा बेस तैयार करते चल रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी, जो आपके काम का है उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जितनी बातें मैंने बोली वही सब लिखा हुआ है। लिक्विड में प्रेशर एट सेम लेवल इज ऑलवेज सेम, हम सभी जानते हैं सेम लेवल पे प्रेशर सेम ही होता है। ओके, एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगर किसी पॉइंट को नहीं समझ में आया या कम समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछने का काम थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जल्दी जल्दी अपना डाउट पूछते जाइए। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछेंगे, देर नहीं लगानी है। ओके, इससे रिलेटेड एक सवाल अभी मैं पूछने वाला हूं आपसे।
मैं क्या आप ही की तरह कोई मासूम है वो पूछेगा? आप ही बच्चों की तरह एक मासूम बच्चा है, कल मेरे से डाउट पूछ रहा था, अभी यहाँ पूछेगा आपसे। मैंने कहा ये सवाल का आंसर मेरे स्टूडेंट्स दे देंगे। चलिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है वो सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में करते हैं ना हम लोग ये सब। बताइए ये बोर्ड पे जो लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है? बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ये बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है ये गलत लिखा है। कुछ लोग कहेंगे कि सर बिल्कुल गलत तो लिखा ही है, क्योंकि यहां पर 76 सेंटीमीटर ऑफ HG लिखना चाहिए था आपको। अब सही लिखा है, अभी भी गलत लिखा है। वो बात अलग है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होते थे, 1 ATM की जगह पर हम 76 सेंटीमीटर लिख सकते थे। अरे भाई फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और अगर फिजिक्स में ना भी पढ़ते हो तो यार साइंस के स्टूडेंट हो, इतनी बात को तो समझो। क्या एटीएम जो कि प्रेशर की यूनिट है, क्या आप उसको सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हो? एटीएम जो कि प्रेशर की यूनिट है, क्या आप उसको लेंथ यानी सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो लिखते तो आजकल यही आ रहे हैं, आज तक हम यही लिख के आ रहे हैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, आंसर भी आ जाता है और हम खुश भी हो जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो एक अलग चीज है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सही क्या है? 1 ATM इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर के बराबर ही होगा, प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। टेक्निकली सही ये है। क्लियर हुआ? यहां तक बात मेरी समझ में आई आपको? चलिए अब और जानते हैं 1 ATM किसके बराबर होता है। हम सब जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है H rho G। तो 1 ATM, अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे डाउट पूछना है। ओके, तो 1 ATM इज इक्वल टू H rho G होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला H rho G, तो 1 ATM किसके बराबर होगा? तो देखिए 76 सेंटीमीटर है, इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेंसिटी रो ऑफ मरकरी, Hg की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और वाटर की डेंसिटी होती है, यहां वाटर तो है नहीं फिर भी बता देता हूं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए आपको। ये दोनों डेंसिटी नोट कर लीजिए। ये पूरा सिस्टम MKS में चल रहा है, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदला। तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ये भी kg पर मीटर क्यूब में आ गया, और g की वैल्यू 9.8 लगा लीजिए। ये वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटीएम के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। तो ये 1 ATM को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, ये मुझे पढ़ाना नहीं था। पढ़ाया क्यों, अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मुझको आपसे क्वेश्चन पूछना था, और मैं चाहता था कि क्वेश्चन जब मैं पूछूं तो कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया? तो अब सवाल क्या है वो समझिए। सवाल क्या है अब जरा वो समझिए। तो सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये पूछेगा आपसे।
चलिए भाई इसका डाउट सॉल्व कीजिए। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इफ आई रिप्लेस मरकरी बाय वाटर। देखिए कितने ध्यान से पढ़ रहा है, आपसे ज्यादा अच्छी क्यूरियोसिटी इसकी है। अगर मरकरी कॉलम से मरकरी हटाकर पानी भर दिया जाए उसमें, तो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे आपने जिस कंडीशन पे 76 निकाल के दिखाया था, उसी कंडीशन पे अब बता दो कि हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम क्या हो जाएगा अगर उसमें मरकरी हटाकर क्या भर दिया जाए? वाटर। जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर। अगर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो तो डायरेक्टली बता दो, एक्सप्रेशन लिख के बता दो क्या करना है। ज्यादा देर का तो सवाल ही नहीं है, ये तो पढ़ते ही आ जाना चाहिए था। आप लोगों से पूछूंगा तो पूरी क्लास निकल जाएगी। अरे यार सिंपल सी चीज है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 10⁻³ लग जाएगा। तो आप देखो ये 76 मरकरी की वजह से आता था, अब वाटर की वजह से तो यहां 1 रखना पड़ेगा, तो इतने का मल्टीप्लाई और कर देंगे क्योंकि 1 ATM तो इसके बराबर ही रहेगा। यानी आंसर मिल गया क्या? 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर हुआ? इतना सिंपल से सवाल में अटक रहे हो? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल बन सकते हैं। ग्लिसरॉल भर दिया जाए, ग्लिसरॉल की डेंसिटी दे दी है, बताओ अब कितनी हाइट होगी? ये गैसियस स्टेट में भी ऐसे सवाल मिलेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर यूनिट एंड कन्वर्जन कई बार आप लोगों के पास नहीं भी लिखा होता है, तो ये बस नोट कर लेना, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। 1 ATM प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम, 1 बार में 75 सेंटीमीटर हो जाता है। ये नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, ये सिर्फ डेटा है आपके लिए है, ताकि आप क्वेश्चन करने में कहीं यूनिट कन्वर्जन में आपको दिक्कत ना आए, सारा डेटा एक जगह हो। ओके जल्दी से नोट कीजिए इसको। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो आप जल्द से जल्द पूछ सकते हैं। ओके चलें आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको नीट 2020 का एक सवाल दिया था, मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो रहा था, और वो आइडियल गैस इक्वेशन भी लग रही थी। आइडियल गैस इक्वेशन आगे भी लगेगी, आगे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो उसमें भी काम आएगा। चलिए समझ लेते हैं। PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन यही होता है। P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर। कौन सा वाला? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में रखना है। ओके R क्या होता है? 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन, 0.0831 लीटर बार पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन और 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। अब आपको ATM बार में भी रिलेशन मालूम है, और जब बार में R की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ये भी पता है। आप PV बराबर NRT लगाइए, 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम भी आ जाएगा और NTP पे भी वॉल्यूम आ जाएगा, और दोनों में आपको साफ साफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। STP पे आएगा 22.7 लीटर और NTP पे आएगा 22.4 लीटर। ओके जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लिया? जल्दी जल्दी नोट करिए, 1 कैलोरी में 4 जूल वाला रिलेशन भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड NTP, टाइप 7। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 7 पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो गैसियस वॉल्यूम पर बेस्ड सवाल करेंगे। चलिए तो पहला सवाल है, from 160 gram of SO2, 1.2 into 10 to the power of 24 molecules of SO2 are removed. Calculate the volume in liter at STP of the remaining SO2 gas. बताइए भाई कितना वॉल्यूम बचेगा?
जल्दी से सॉल्व कीजिए। अच्छा, 1 मिनट, कोई भी इसको सॉल्व नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में डेटा बहुत ही सिंपल है और बिना सॉल्व किए, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर बताओगे। चलो बताओ जल्दी से, बिना पेन चलाए आपको आंसर बताना। कितने ग्राम SO2 है? 160 ग्राम अगर SO2 है तो SO2 का मोलर मास कितना होगा? 32 और 32 कितना हो गया? 64 से इसको डिवाइड कर दो। 64 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 64 से अगर हम डिवाइड कर दें, 4 के से डिवाइड हो रहा है ना, तो 16 10 जा और 16 4 जा 10/4। 10/4 का मतलब कितना हो गया? 2.5 मोल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2.5 मोल ये है। और यहां देखिए कितना सुंदर सा डेटा दिया गया है। ये सवाल दिया ही नहीं गया है कि हम सॉल्व करें बैठ के। 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24, तो 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 हो गया ना। और ये मॉलिक्यूल्स दिए हैं, यानी कि ये 2Na लिखा है कि नहीं, तो ये 2 मोल है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 मोल। मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए पेन चला रहा हूं, मेरे से ना बोल देना सर आप तो पेन चला रहे हो, ठीक है। तो ये 2 मोल और ये 2.5 मोल। 2.5 मोल में से 2 मोल चले गए तो कितना बचा? 0.5 मोल बचे। अब इसका वॉल्यूम बताना है एसटीपी पे। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का? 22.7। तो कितना आंसर आ गया? 11.35 लीटर। अगर डेटा सिंपल है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन में ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, डेटा डिफिकल्ट हो तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर आप श्योर नहीं है तो एक बार कर लीजिएगा कैलकुलेशन। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि पाप लगेगा, है ना, या गड़बड़ हो जाएगा बहुत। अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लो भाई। $11.35 लीटर सबका आंसर आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको? बहुत सिंपल सा सवाल था ना। जेई मेन में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। देखो जितने भी सिंपल सवाल लेता हूं ना, नीट और जेई मेन से तो अच्छे लेवल के ही होते हैं। तो इसी टाइप के सवाल आपको जेई मेन और नीट में मिल सकते हैं। अब एक्चुअल में मुझे यह सवाल कराना ही नहीं था, ये सवाल करा के मैंने आपको सिर्फ मोटिवेट किया है ताकि आपको एसटीपी एनटीपी का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, ताकि आपको एसटीपी एनटीपी के बारे में पता चल जाए, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये भी समझ में आ जाए। सवाल जो कराना है वो अब आ रहा है। ओके, ये सवाल एडवांस लेवल का सवाल है। चलिए कैसे करेंगे बताइए। और इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नीट में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। और हम इस सवाल को एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से, मुझे क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। 672 ml of ozonized oxygen at 1 atmospheric pressure 273 Kelvin temperature was found to weigh 1 gram. Calculate the volume of ozone in the ozonized oxygen. चलिए आपको बता देता हूं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है। O2 प्लस O3 के मिक्सचर को बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? इस पूरे मिक्सचर का वेट, इस पूरे मिक्सचर का वेट गिवन है, मिक्सचर का वेट गिवन है 1 ग्राम और वॉल्यूम एट 1 atm 273 केल्विन ये गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 672 ml। अच्छा देखो, मैंने पीवी बराबर एनआरटी से ही वॉल्यूम के बारे में बताया है। कई बच्चे ये सब सवाल आएगा ना कभी तो क्या करने लगते हैं, टाइम बर्बाद करने लगते हैं जानबूझकर। मालूम सब कुछ है फिर भी टाइम बर्बाद करेंगे। क्या ये दिया हुआ है पीवी बराबर एनआरटी लगा लेंगे। अच्छा भाई, तो पी ये हो गया, टी ये हो गया, वी ये हो गया, एन आ जाएगा। अरे यार इतना लगाने की जरूरत है क्या?
तुमको नहीं पता है कि 1 एटीएम 273 केल्विन में 1 मोल का वॉल्यूम 22,400 ml होता है। तो अगर तुम्हें मोल ही निकालने का इतना शौक है तो 672 डिवाइडेड बाय 22,400 डायरेक्ट लगाओ। क्यों लगाएंगे? पीवी बराबर एनआरटी। समझ आ रहा है? तो टाइम बचाना है अपना। टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का गिवन है एट 1 एटीएम 273 केल्विन। मिक्सचर का मास गिवन है, आपको बताना है ओजोन की वजह से कितना वॉल्यूम है। अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी सॉल्व नहीं होता है ये क्वेश्चन, और सवाल बहुत आसान है, ये भी मैं आपको बता दूं। जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं जाना है। उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसका आंसर आएगा। अब आप सोचिए और बताइए मुझे कितना आंसर आएगा। चलिए आपकी दुविधा थोड़ी सॉल्व करता हूं। मुझसे पूछा गया है ओजोन का वॉल्यूम, तो मैं ओजोन का मास यहां पर x ग्राम मान लूं। अगर ये x हो गया तो ये 1 - x ग्राम हो जाएगा। ऐसा काम तो कर सकते हैं। आपको खुद लगेगा यार इतना सिंपल सवाल और हम नहीं कर पाए जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल सिंपल है और एक लाइन में है। कैलकुलेशन जितना टाइम ले वो अलग बात है, जितने पेज ले, लेकिन एक लाइन लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखिए x/48, बताइए ये क्या आ गया? ओजोन के मोल इंटू 22,400, बताइए ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ ओजोन, यही तो आपको पता करना है। प्लस 1 - x डिवाइडेड बाय 32 इंटू 22,400, बताइए ये वॉल्यूम ऑफ O2 लिखा है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ O2। और ये वॉल्यूम ऑफ O3 लिखा है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ O3। और ये किसके बराबर कर देंगे हम? 672। यहां से आप क्या निकाल लोगे? x। यहां से आप क्या निकाल लोगे? x निकाल लोगे। x आपका आंसर नहीं है। x तो ये बताएगा कि 1 ग्राम में ओजोन कितना था। आपको मास थोड़ी ना निकालना है, आपको निकालना है ओजोन का वॉल्यूम। फिर आप x/48 इंटू 22,400 करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो अब आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। एक स्टेप और लिख दूं आपके लिए, या आप डायरेक्ट बताओगे मुझे कितना आ रहा है? चलो थोड़ी मेहनत आप ही करो, सब मैं ही करूंगा तो फिर क्या फायदा है, स्पून फीडिंग जैसा हो जाएगा। जल्दी से बताओ मुझे x कितना आ रहा है। अगर किसी ने आंसर ही निकाल लिया है तो आंसर भी बता सकता है क्या आ रहा है। अदरवाइज सबसे पहले मुझे यह जानना है कि x कितना आ रहा है। x की वैल्यू बताइए। जल्दी रिप्लाई कीजिए। x की वैल्यू कितनी आ रही है? x कितने ग्राम आया? x किसी का भी आंसर नहीं आया? अरे यार कैलकुलेट करो सही से। ये 22,400 कॉमन लेके उधर ले जाओ, तो ये x/48 1 - x/32 इज इक्वल टू 672 डिवाइडेड बाय 22,400। ठीक है ना? अब देखो ये कितना बन जाएगा। 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? कट जाएगा ये। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3
और ये आ जाएगा 100.03। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.12 ग्राम। आ रही है या नहीं बताइए? 0.12 आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसके बाद अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ O3। तो वॉल्यूम ऑफ O3 इज x डिवाइडेड बाय 48 इंटू 672 कह रहा हूं 22,400 मोल आ गए। इसके बाद आपको क्या करना होगा? 22,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा ml में 0.12 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 22400। ये 00 कैंसिल कर दो, ये 12 हो गया, 12 4 जा 48 और ये 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 56 ml। 56 ml इज द राइट आंसर। चेक करो भाई जल्दी से। ऑक्सीजन 0.88 हिमांक ने आंसर किया है। हाँ ठीक है, सही है, 0.12 ग्राम आ रहा है। चेक कीजिए 56 ml आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से चेक कीजिए। इसका आंसर आ रहा होगा 56 ml। क्लियर हुआ? ये इस सवाल को सॉल्व करने का था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 था। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 सिखाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मेथड नंबर 1 था, 56 ml। अब बताने वाला हूं आपको इसका दूसरा सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? चलिए मेथड 2 पे आते हैं। अभी दूसरी क्लास में शायद मैंने आपको एवरेज मोलर मास वाली बात बताई थी और बोला भी था उस टाइम पे भी कि एवरेज वाले सारे सवालों में जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसमें ये सारी चीजें वैलिड है, बताया था। चलिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आंसर आ चुका है लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे ताकि अपने को दूसरा मेथड भी समझ में आए। O2 प्लस O3, इसको फिर से x मान लेते हैं, इसको 1 माइनस x मान लेते हैं। पूरा मिक्सचर है 1 ग्राम और वॉल्यूम है 672 ml। ठीक है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम आपको दिया है, मिक्सचर का मास दिया है W मिक्सचर और V मिक्सचर भी आपके पास है। अच्छा आप बताओ मुझे मोल्स ऑफ द मिक्सचर आप निकाल सकते हो या नहीं? वो कैसे आएगा? 672 डिवाइडेड बाय 22,400 डिवाइडेड बाय 22,400, इससे डिवाइड कर दो। तो अभी आपको बताया था ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/100। याद आया? ये मोल्स ऑफ द मिक्सचर आ चुके हैं, ये आ गए हैं मोल्स ऑफ द मिक्सचर। अच्छा तो मोलर मास, मोलर मास कौन सा वाला मोलर मास? एवरेज मिक्सचर का मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर होगा मास अपॉन मोल। मास ऑफ द मिक्सचर क्या है? 1/3/100, ये हो गया 100/3 एवरेज मोलर मास। ये क्या हो गया? एवरेज मोलर मास। अब मुझे निकालना है O3 का फ्रैक्शन। परसेंटेज लगा दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज 100 नहीं करूंगा तो फ्रैक्शन में आएगा। तो O3 का फ्रैक्शन निकालते हैं। तो एवरेज मोलर मास है 100/3, डिफरेंस जिसका पूछा गया है उसका नहीं, दूसरे का मोलर मास। तो O2 यानी कि 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास का डिफरेंस 48 माइनस 32 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, 100 रहने देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। ये 100 माइनस 3 2 जा 6, 96 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये 16 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 4/3 इंटू 16,
4 4 जा 16, ये आ गया 1/12। यानी कि ओजोन कितना हिस्सा अपना ऑक्यूपाई करता है? 1/12। तो वॉल्यूम ऑफ O3 कितना हो जाएगा? 672 ml का 1/12 कर दो। 672 ml का 1/12 करोगे, आंसर आ जाएगा 56 ml। आंसर पहला वाला मेथड बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक ट्रिक सिखाई थी और उसी ट्रिक से एवरेज नाम का सब कुछ सॉल्व हो रहा है, तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक सवाल को 2 मेथड से हमने सॉल्व किया। आगे आप देखते जाइए, एक एक सवाल को 4-4 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन को 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आप और पढ़ा दूं मैं आपको, तो आप एक सवाल को 4-4 मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। मोल कॉन्सेप्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इंट्रोडक्शन किया है मैंने। 40 ग्राम SO3 is heated in a closed vessel after a certain time t. The volume of O2 at NTP is found to be, यहां NTP का मतलब 1 atm 273 केल्विन ही है, ओके? Is found to be 1.4 liter. The degree of dissociation of SO3 and the amount of SO2 will be. चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ये था, SO3 को अगर हीट करेंगे तो SO2 का अमाउंट जानना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा प्रॉब्लम है, अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे बताता हूं। SO3 को हीट करिए, SO2 और O2 बनेगा। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना जरूरी है। 2SO3 गिव्स अप 2SO2 प्लस O2। अब देखिए आपके पास 40 ग्राम है और SO3 का मोलर मास कितना होता है? 80। तो मोल कितने हो गए? हाफ, 0.5। टाइम t बराबर 0 पर ये 0 होगा। टाइम t इज इक्वल टू t पर अगर ये 0.5 में से ये 2:2:1 की स्टाइचियोमेट्री है, जितना यहां कम होगा उतना ही यहां बनेगा और उसके हाफ में यहां बनेगा। तो 0.5 माइनस 2x अगर हम यहां करेंगे तो यहां 2x होगा और यहां पर आपका x ही आएगा, ओके? एज पर द स्टाइचियोमेट्री। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब आप ध्यान से देखिए, सवाल में आपको बोला गया है O2 का वॉल्यूम 1.4 लीटर है। तो O2 का वॉल्यूम NTP पे 1.4 लीटर है। ये बात कैसे पता चलेगी अपने को? X यही O2 है, ये लेकिन ये तो मोल है। तो मोल में अगर मैं मोल को अगर मैं वॉल्यूम और मोल में रिलेशन पता था ना, तो X इक्वल टू क्या आएगा? 1.4 डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे तो ये मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और वो X के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 224 है ना। 2 7 जा 112, 7 1 जा 7 4, 1/16 ये आ गया 1/16। तो अगर ये 1/16 आ गया तो ये 1/8 आ गया, ओके? और ये 1/2 माइनस 1/8 आ गया। क्लियर हुआ? अब आपसे जो जो पूछा है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चलिए मैं बताता हूं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल रिएक्टेंट से जितना भी अमाउंट डिसोसिएट होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सोचिए 0.5 मोल आपके पास थे और ये 0.5 मोल में जरा देखिए कितना डिसोसिएट हो रहा था? 1/8। 0.5 मोल में कितना डिसोसिएट हुआ? 1/8 डिसोसिएट हुआ।
तो 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा, तो ये 1/4 डिसोसिएट होगा। तो यही इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो ये कितना बन जाएगा, 25%। ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में वैसे पूछा क्या था, SO2 का अमाउंट। तो SO2 का अमाउंट आंसर में ऑप्शन में सभी ग्राम दिख रहे हैं, तो 1/8 है। और SO2 का मोलर मास, तो SO2 का मोलर मास कितना है, 64, 8 8 जा 64, 8 ग्राम और 1/4। तो ये आ गया डी आंसर आपका। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए इसको भी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जरूर लिख लीजिएगा, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड पर मोल, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी देखिए दो टाइप की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, दैट इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी के लिए वैलिड है। और रिलेटिव डेंसिटी नाम से ही पता चल रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में डेंसिटी को डिफाइन करना इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, तो जरा समझते जाते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के लिए है। यूनिट एमकेएस सिस्टम में केजी पर मीटर क्यूब है और सीजीएस में ग्राम पर सीसी, ग्राम पर एमएल। ओके, एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला वही मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, हालांकि ये सारी बातें आपको पता है अच्छे से, मुझे मालूम है। अगर कोई बेसिक सी चीज लग रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बट मेरी सलाह यही है कि अभी आप पढ़ रहे हैं और इतना टाइम आपको मिल रहा है साथ में, तो आप नोट कर सकते हैं। कोई चीज छूट रही है तो अगर मैं थोड़ा सा कहीं फास्ट पढ़ा रहा हूं, कुछ छूट गया है, तो वो छूटा हुआ आप बाद में रिप्ले करके देख लीजिएगा और आगे आगे जैसे जैसे जिस टॉपिक पे आ रहा हूं, जिस स्पीड से चल रहा हूं, उसी स्पीड से आपको कवर करना है लेक्चर। जो चीजें लिखना छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपके पास है ही, है ना। फिर से लिंक ओपन करके आप उसको 10 मिनट 5 मिनट लेकर वो नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में अब जानते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी को भी दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस। ओके, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है वाटर। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इट इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ओके, इट इज यूनिटलेस, बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कर देंगे तो यूनिटलेस होगा। और एक बात आप और लिख लीजिएगा, अगर ये यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी होगा। ये काम आपके फिजिक्स में आ सकती है, ये सब बातें, है ना। तो ये चीज आपसे फिजिक्स में भी पूछी जा सकती है, हर यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस भी होगी। तो अगर कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशनलेस है। क्वेश्चन देखकर आप कैसे पहचानेंगे, अगर डेंसिटी की यूनिट लगी हुई है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, और अगर यूनिट नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब वो रिलेटिव डेंसिटी है। तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर हो गया रेफरेंस पॉइंट फॉर सॉलिड लिक्विड, और गैस के लिए वाटर तो नहीं हो सकता रेफरेंस पॉइंट, तो गैस के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, गैस के लिए रेफरेंस पॉइंट भी गैस होगा, और वो गैस है हाइड्रोजन। ओके, तो इट इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेपर डेंसिटी। गैस की रिलेटिव डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। ओके, जल्दी से नोट कीजिए यहां तक। अब आते हैं जरा रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड लिक्विड और गैस को जरा डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए पीवी बराबर होता है एनआरटी। यहां पर आप मोल को अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर वेट है।
ओके, तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा। तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ये समझ में आ रहा है? D डेंसिटी है, P प्रेशर है, M मॉलिक्यूलर वेट है, R गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चलिए अब समझते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। सब्सटेंस 2 हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको वाटर ले लेना है, और अगर किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल कितनी होगी, तो वहां पर उस सब्सटेंस की डेंसिटी रख दीजिएगा। ओके, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ओके, तो ग्राम पर ml कैंसिल हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इसीलिए यूनिटलेस बन जाएगी। तो इसका मतलब RD इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस के लिए। यार ये रिलेशन तो यूज ही नहीं हुआ, अभी होगा यहां पर। अब यहां पर देखिए D इज इक्वल टू PM अपॉन RT का रिलेशन यहां यूज होगा क्योंकि गैस लॉ है। यहां पर भी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम यही लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। और सब्सटेंस 2 हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट, जो कि क्या है? हाइड्रोजन गैस, यानी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। जिस टाइम पर हम रिलेटिव डेंसिटी चेक कर रहे होंगे इसकी, प्रेशर गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, T भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो बताइए ये डेंसिटी की जगह मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। यही होता है वेपर डेंसिटी। इसी रिलेटिव डेंसिटी की जगह पर हम वेपर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। वेपर डेंसिटी और RD गैस के केस में सेम ही है। तो VD इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ये जो आप रटते हो ना मंत्र की तरह, वो कहां से आया देख लो। और उसमें गलती क्या है? ये सिर्फ वैलिड कब है? वैलिड ओनली इफ रेफरेंस इज H2 गैस। सोचो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ मुझे वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हीलियम, और अगर आपने मोलर मास बाई 2 कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपसे विद रिस्पेक्ट टू हीलियम पूछा है तो हीलियम का मोलर मास रखेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर रेफरेंस पॉइंट हाइड्रोजन रखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट था रिलेटिव डेंसिटी का। नोट कर लिया ये? चलिए, टाइप 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंसिटी। पहला सवाल, 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 atm प्रेशर, 273 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट द VD ऑफ द गैस। VD का मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। अब की बार देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट गैस के केस में क्या लेना है? हाइड्रोजन। यानी यहां पर आप VD इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2 लगा सकते हैं। सिंपल सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके बाद रियल क्वेश्चन इसके बाद आएगा, अच्छा सवाल इसके बाद आएगा। ओके, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसमें? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। W कितना है? 16 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर।
5.6 लीटर है तो डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे तो मोल कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 मोल है तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट, यहां मोलर मास को मैं मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूं, डिफरेंस आपको बता चुका हूं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी इसी को जीएमएम बोलेंगे। ओके, तो वेट अपॉन मोलर मास बराबर मास अपॉन मोल, मास अपॉन मोल, ये कितना आ गया 64 मोलर मास आ गया। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो गई 32 मोलर मास बाई 2। इसके लिए तो पेन भी नहीं चलाना था, तो सिंपल समझ में आ रहा है। 5.6 लीटर दे रखा है तो 1/4 मोल हो गया, 1/4 मोल हो गया, मास पता है, मोल पता है, मोलर मास आ जाएगा 64 ग्राम, 64/2 कर देंगे, क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो सवाल और करेंगे, बस क्लास ओवर कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग इंतजार कर रहे हैं कब क्लास ओवर होगी, तो जल्दी ही ओवर कर रहा हूं। ये एक अच्छा सवाल है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो क्वेश्चन भी कीजिए। कैलकुलेट द वीडियो ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल O2 5 मोल N2 विद रेस्पेक्ट टू हीलियम। देखिए अब अगर आपने फॉर्मूला लगाया कि Vd बराबर मोलर मास बाई 2 होता है तो अब ये फॉर्मूला गलत साबित होगा। ओके, चलिए बताइए मुझे कैसे सॉल्व होगा, वेपर डेंसिटी कैसे आएगी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, एक लाइन में सॉल्व करूं, वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि यहां तो मिक्सचर है तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस 2, और सब्सटेंस 2 क्या है, हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो अब की बार डिवाइडेड बाय 2 नहीं बल्कि डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे आप। 5 मोल O2 है और 5 मोल N2 है, ये कितना है 5 मोल, और N2 भी कितना है 5 मोल। ओके, तो O2 5 इंटू 32, ये आ गया मास O2 का, प्लस 5 इंटू 28, ये आ गया N2 का मास। ओके, तो ये मास तो आ गया, लेकिन मोलर मास बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोल। तो बच्चे जो गलती करते हैं आप लोग वो ये करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 नहीं करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो मास अपॉन मोल, ये क्या आ गया मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय हीलियम का एटॉमिक मास यानी कि 4, तो ये बन गया हमारा 5 इंटू 32 प्लस 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका वेपर डेंसिटी होगा, यही आपका होगा वेपर डेंसिटी। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज आपको सीपीपी में मिल जाएंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।